everyone, once again welcome on Biology 1 short by Amrita ma'am. And dear बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 चालू करने वाले हैं. रैशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग्स में हम पढ़ाई कर रहे हैं ऑलरेडी. एंड 2023-24 बैच वाले जितने भी बच्चे हैं उन सबके लिए मैं क्लास 12 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रही हूँ. पता है आज के पहले तक ये हमेशा हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ा करते थे. ठीक है, क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिजम्स हुआ करता था. फिर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ बेसिक स्टेप्स या कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी समझ आ गई होगी. जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या प्री रिक्वेजिट्स हैं, क्या क्या मेन रिक्वायरमेंट्स है. तो हमारे माइंड में आता है कि हमारे पास में होना चाहिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होने चाहिए, गैमीट बनने चाहिए, गैमीट ट्रांसफर होने चाहिए. राइट, पॉलिनेशन में हो रहा था ऐसा, पॉलिनेशन के अंदर गैमीट ट्रांसफर हो रहा था. फिर हमने देखा फर्टिलाइजेशन होना चाहिए. वैसे ही उसके बाद में फिर जाइगोट फॉर्मेशन होना चाहिए, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन वहां पर सीड फॉर्मेशन हो रहा था. सीड फॉर्मेशन के बाद में न्यू ऑर्गेनिज्म सीड से बन रहा था. ठीक है, थोड़ा सा सेम थोड़ा सा डिफरेंट हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट. ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जब भी हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो हम इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या प्रॉपर सीक्वेंसिंग पढ़ेंगे ये बता देती हूँ. इसके पहले एक बात और समझ लीजिए कि फुली एनसीईआरटी बेस्ड मैं आप लोग को ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाने वाली हूँ. और एक और बात है कि इफ यू ऑल वांट मी टू स्टार्ट अ स्पेसिफिक सीरीज फॉर नीट, अगर आपको लगता है कि मैम थोड़ा डिटेलिंग चाहिए, थोड़ा नीट वाले क्वेश्चन पेपर्स लग जाए हमारे से, स्पेशली टेस्ट सीरीज के, बिकॉज नीट के एग्जामिनेशन में तो मेजॉरिटी कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है, पर कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी आ जाते हैं. एंड टेस्ट सीरीज में तो 100% आते हैं. अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपका मोटिव थोड़ा डाउन हो जाता है कि मैम सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं बन पा रहा. राइट, सो इफ यू ऑल वांट मी टू स्टार्ट सच काइंड ऑफ सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू, जहां पर हम लोग स्पेशली नीट के रिस्पेक्ट में भी एक एक बार सारे चैप्टर्स को देख लें, एनसीईआरटी के अलावा क्या पोर्शन पूछा जाता है, तो वैसे भी हम लोग सीरीज प्लान कर सकते हैं. पर फॉर दैट यू नीड टू मेंशन दिस स्टेटमेंट इन द कमेंट सेक्शन, यस वी वांट नीट सीरीज आल्सो. ओके, चलिए अभी हम लोग आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं. तो अब आपको सबसे पहली बात क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ह्यूमन के रिस्पेक्ट में कुछ बातें अपन लिखते हैं. ठीक है, सो ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑलवेज. कभी भी ह्यूमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करता है. सो ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग. एक तो ये बात है. दूसरी बात क्या ह्यूमन जो है वो एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, या ह्यूमन जो है वो एक बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है. हाँ जी, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो ह्यूमन विल बी ऑलवेज said as a unisexual organism. ठीक है, सो नाउ अभी आजकल के जमाने में आप लोगों के माइंड में बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि मैम कई बार ऐसा देखने मिलता है कि the genders are attracted towards both the sexes, then it is said to be as bisexuality, right? But we are not talking in the terms of behavior right now. हम बात कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रिस्पेक्ट में. तो ह्यूमंस जो है यहाँ पर हमेशा क्या रहेंगे, यूनिसेक्सुअल रहने वाले हैं. मतलब कि मेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाएगा, फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाएगा. ठीक है, यहां पर हम एक्सक्लूड कर रहे हैं कोई भी प्रकार की जेनेटिक अबनॉर्मलिटी को. ओके, वी आर टॉकिंग इन द जनरल टर्म्स, बेसिक मोस्ट बात कर रहे हैं. तो ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, ह्यूमन यूनिसेक्सुअल है, ह्यूमन विविपेरस है. विविपेरस का क्या मतलब होता है, विविपेरस का मतलब होता है दे विल बी गिविंग राइज टू यंग वंस डायरेक्टली. ह्यूमंस कोई एग ले नहीं करते हैं, इंस्टेड उनके डायरेक्टली यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, इसके अलावा हम और क्या बोल सकते हैं, ह्यूमंस में डेवलपमेंट कैसे देखने को मिलता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है. डायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, ह्यूमन में कोई भी लार्वल स्टेज नहीं आती है. ह्यूमन विल नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ एनी लार्वल स्टेज एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ. They will always be showing direct development. ठीक है बच्चों, तो ये सारी बेसिक बातें हमने की. अच्छा, अब हम आते हैं ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के
इवेंट्स को अगर मैं किसी स्टेप बाय स्टेप तरीके से जमाना चाहूँ, अरेंजमेंट पैटर्न देखना चाहूँ, तो हम क्या क्या टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अपन एक बार सारे टर्म्स को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ह्यूमन में हम क्या पढ़ेंगे। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगर मैं बोलूँगी कि रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो गैमीट फॉर्मेशन एक सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। तो गैमीटोजेनेसिस, ठीक है, गैमीटोजेनेसिस वर्ड का मतलब से ही मालूम पड़ रहा है। गैमीटो मीनिंग फॉर्मेशन ऑफ, जेनेसिस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन और गैमीट, तो फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, सो वी विल बी सेइंग गैमीट। ठीक है बच्चों, तो गैमीटोजेनेसिस स्टेप जो है इसके अंदर क्या, तो गैमीटोजेनेसिस मीनिंग फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। अच्छा, मेल के लिए हम पूरे क्लास में जितने भी बारी लेक्चर चलेगा, मतलब इस चैप्टर का पोर्शन पढ़ेंगे, मेल सिंबॉलिक हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, फीमेल सिंबॉलिक हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको जब भी ये आए आप समझ जाइएगा कि मेल है ये फीमेल है, ये बेसिक्स हमें आने ही चाहिए हमेशा। तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट बाय प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, क्योंकि मेल गैमीट्स का नाम ही होता है स्पर्म, तो मेल गैमीट के फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोल देंगे हम लोग, स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर आ जाएगा गैमीटोजेनेसिस में ही नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट बाय oogenesis। oogenesis का क्या मतलब होता है, फॉर्मेशन ऑफ एग सेल, ओवम। ठीक है, सो एग सेल के फॉर्मेशन को वी विल बी सेइंग इट एज oogenesis। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। देन सेकंड क्या आता है, गैमीट्स फॉर्मेशन के बाद में आता है गैमीट का ट्रांसफर, और गैमीट के ट्रांसफर के लिए हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो होती है इंसेमाइनेशन। इन का मतलब होता है इनसाइड, सेमाइनेशन का मतलब होता है सीमेन ट्रांसफर। ठीक है, इनसाइड सीमेन ट्रांसफर। नाउ इनसाइड व्हाट, सो वी विल बी सेइंग सिंस ह्यूमन इज गोइंग टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, वी कैन से बाय द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस which is kind of internal fertilization if we go on the very basics। internal fertilization सारे के सारे उन ऑर्गेनिजम्स में देखने मिलता है जो कि जनरली टेरेस्ट्रियल है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, जहां पर गैमीट का ट्रांसफर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डायरेक्टली किया जाता है। तो यहां पर भी हम बोलेंगे क्योंकि ह्यूमन बीइंग भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने मिलता है। इनसेमाइनेशन का मतलब हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट्स, दैट विल बी स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, सो ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट, दैट मीन्स स्पर्म, into the female reproductive tract। ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी स्पेसिफिकली कौन से पोर्शन में ट्रांसफर होंगे मेल गैमीट्स, वी विल बी सेइंग इन द वेजाइनल कैनाल या वेजाइना। ठीक है, सो इनसेमाइनेशन बच्चों, सीमेन जो होता है, सीमेन जो है एक सीक्रेशन है जिसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स की सीक्रेशन भी आती है और स्पर्म्स भी आते हैं। तो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे पढ़ने पे आ ही रहे, तो विल बी टेकिंग द डिटेल ऑफ इट। बट सीमेन कंटेन्स स्पर्मेटोजोआ, इसीलिए हमने लिखा ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट दैट इज स्पर्म। स्पर्म इज प्रेजेंट इनसाइड द सीमेन, ठीक है, इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इनटू स्पेसिफिकली वेजाइना पोर्शन। तो पहला हुआ गैमीटोजेनेसिस, फिर हुआ इनसेमाइनेशन। इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट हो चुका है, अब ये मेल गैमीट्स जो कि पहुंचाए गए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक, ये जाकर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फीमेल गैमीट को ढूंढेंगे और फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइज करेंगे मतलब कि फीमेल गैमीट एंड मेल गैमीट का फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन हो जाएगा तो हम टर्म बोलते हैं सिनगैमी। ठीक है, सिनगैमी,
fusion of gametes. Okay, so fertilization is the most important step in the sexual reproduction every time. Most important event we can say. ठीक है, so fertilization, it is the most important event of sexual reproduction. In this, male and female gamete fuse to form zygote. ठीक है, and this fusion process is also known as syngamy. ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर syngamy को ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं. तो ये हमारे 3 चीजें हुई. और मैंने क्या कहा कि फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब ये 3 स्टेप्स हो गए. ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा, गैमीट फॉर्मेशन हो गया, फिर गैमीट का ट्रांसफर हो गया, फिर गैमीट का फ्यूजन हो गया. अब क्या बन चुका है, जाइगोट बन चुका है. ठीक है, अब इसके बाद में क्या आएगा, तो अब इसके बाद में आएगा इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन वर्ड का मतलब क्या है, सो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन. ठीक है, इम्प्लांटेशन इम्प्लांट वर्ड से डिराइव किया गया है. तो मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ, हम इसको डिटेल में डेफिनेटली करने वाले हैं, पर अभी बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं. तो जैसे जाइगोट बन गया बच्चों. ठीक है, तो जाइगोट जो है ये डिवाइड करके बनाएगा 2 सेल स्टेज, फिर बना देगा 4 सेल स्टेज, फिर बना देगा 8 सेल स्टेज, फिर बना देगा 16 सेल स्टेज से लेके 32 सेल स्टेज तक. ठीक है, तब जब जाइगोट डिवाइड करना चालू कर देता है तो वह 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे सेल्स बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है कंटिन्यूसली. एक जाइगोट सिर्फ जाइगोट रह जाएगा क्या, नहीं, जाइगोट जो है वो पूरे के पूरे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो फीटस में कन्वर्ट होगा. ठीक है, तो ये सारी बातों में हमें ये समझना है कि जाइगोट कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा जब तक कि वो पूरा यंग वन नहीं बना देता है ना. तो उसमें एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें हम देखेंगे कि 16 से 32 सेल प्रेजेंट है एम्ब्रियो में. ठीक है, इस 16 से 32 सेल की स्टेज को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट. क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट. और ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है फीमेल के यूट्रस में. ठीक है, तो यूट्रस में फीमेल के इम्प्लांटेशन होगा ब्लास्टोसिस्ट का, इसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन. ओके, सो व्हाट वी विल बी राइटिंग हियर इन द इम्प्लांटेशन थिंग, द 16 to 32 सेल स्टेज. हम सेल भी वर्ड गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्चुअली देखा जाए तो हमें ब्लास्टोमियर स्टेज बोलना चाहिए. ब्लास्टोमियर ही सेल्स हैं यहाँ पर राइट नाउ. तो 16 to 32 ब्लास्टोमियर स्टेज. बच्चों मैं आपको सेल लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, और हम ब्लास्टोमियर टर्म पे आएंगे आगे जाके. 16 to 32 सेल स्टेज कॉल्ड एज blastocyst is implanted inside the endometrium of uterus. एंड इसे हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन. ठीक है, तो ये इम्प्लांटेशन हो गया, यूट्रस के वॉल के अंदर इम्प्लांटेशन हो चुका है. ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियल लाइनिंग में धंस चुका है. ठीक है, और वहां से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो चुका है. तो दिस इज इम्प्लांटेशन. जैसे ही इम्प्लांटेशन हो गया फीमेल के बॉडी में, यूट्रस में ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो गया, वैसे ही हम लोग फीमेल को बोलना स्टार्ट कर देंगे फीमेल इज नाउ प्रेग्नेंट. ठीक है, शी इज होल्डिंग ए इम्प्लांट इनसाइड हर बॉडी, शी इज होल्डिंग एन एम्ब्रियो इनसाइड हर बॉडी, and she is preparing her body
टू गिव राइज टू अ न्यू यंग वन, इजंट इट? तो हम उसके लिए अब टर्म क्या इस्तेमाल करेंगे, हम बोलेंगे टर्मिनोलॉजी को जेस्टेशन। जेस्टेशन वर्ड मतलब होता है प्रेगनेंसी, और मैं एक इंटरचेंजेबल शब्द बताती हूं आपको, ग्रेविड वर्ड का मतलब होता है प्रेग्नेंट। ठीक है, तो जेस्टेशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, ग्रेविड हो गया, ये तीनों शब्द के मतलब काफी रिलेटेड है, प्रेगनेंसी ही मीन करते हैं तीनों। तो जेस्टेशन, द ब्लास्टोसिस्ट और एम्ब्रियो नाउ develops into fetus। ठीक है बच्चों, फीटस, ब्लास्टोसिस्ट, ये सब टर्म्स के अंदर डिफरेंस बताती हूँ मैं आपको, ताकि क्या होगा कि आपके माइंड में क्लैरिटी रहे। कुछ एम्ब्रियो से कंफ्यूज होते हैं, कुछ फीटस क्या होता है समझ नहीं पाते हैं बच्चे, तो आई विल बी टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट। तो ब्लास्टोसिस्ट और एम्ब्रियो नाउ डेवलप्स इनटू फीटस, ठीक है, इनसाइड दी वोम्ब ऑफ मदर। अभी वोम्ब क्या है? वोम्ब कुछ नहीं है बल्कि यूट्रस ही है, लेकिन जिस यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो जाता है हम उसे वोम्ब बोलना चालू कर देते हैं। तो इनसाइड द वोम्ब ऑफ मदर, ठीक है, एंड हेंस मदर इज सेड टू बी एज प्रेग्नेंट। ठीक है बच्चों, जेस्टेशन फेज में एम्ब्रियो ग्रो करके फीटस बनाता है, और मदर की बॉडी में भी चेंजेस आते हैं काफी सारे, जो कि उस फीटस को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के रिस्पेक्ट में है। और जब बर्थ ऑफ द बेबी हो जाएगा तो उसके बाद के लिए भी कुछ एक उन्होंने मतलब चेंजेस अपनी बॉडी में कर लिए होते हैं, ताकि वो पोस्ट बर्थ ऑफ द बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड, प्रॉपर तरीके से मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, थोड़ा सा वेट भी गेन होता है फीमेल्स में, उनकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई रहती है थ्रू आउट प्रेगनेंसी। ये सारे कारण रहते हैं कि वो फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके ठीक तरीके से। ओके, तो जेस्टेशन हो गया, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, एंड द लास्ट स्टेज विल बी पार्चुरेशन। पार्चुरेशन वर्ड का मतलब होता है डिलीवरी। ठीक है, तो डिलीवरी किसकी? ऑफ बेबी। सो व्हेन द fetus is fully developed and the placenta is fully developed। बच्चों ये नीट का क्वेश्चन है, इसलिए हम दोनों स्टेटमेंट्स को साथ में मर्ज करके लिख रहे हैं। हमसे ऐसा पूछा जाता है नीट में कि पार्चुरेशन या डिलीवरी ऑफ बेबी कब होगा? जब प्लेसेंटा फुली डेवलप है तब होगा, जब फीटस फुली डेवलप है तब होगा, जब दोनों फुली डेवलप है तब होगा, या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या आंसर करना है? जब फीटस एंड प्लेसेंटा दोनों फुली डेवलप्ड होंगे तब जाकर डिलीवरी ऑफ बेबी या पार्चुरेशन के सिग्नल्स जनरेट होंगे और डिलीवरी ऑफ बेबी परफॉर्म होगा। ठीक है, सो व्हेन द फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड प्लेसेंटा इज फुली डेवलप्ड, पार्चुरेशन विल बी टेकिंग प्लेस। ठीक है, देन द डिलीवरी of baby takes place under neuroendocrine mechanisms। इसका क्या मतलब है? मतलब कि फीमेल की बॉडी में नर्वस सिस्टम में और हार्मोनल सिस्टम में कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव आएंगे, कुछ सिक्रेशंस होंगे जिसके कारण से डिलीवरी ऑफ बेबी अचीव हो पाएगा। ठीक है, सो ऑल दीज आर द बेसिक मोस्ट स्टेप्स वी कैन से। ठीक है, होपफुली दिस मच इज अंडरस्टूड टू एवरीबॉडी। ठीक है, लाइट जा रही है बार बार, एनीवेज विल बी स्टार्टिंग। सो इफ दिस इज अंडरस्टूड, आप सब नोट्स बना सकते हैं साथ साथ में चाहें तो गेमेटोजेनेसिस हुआ, इनसेमाइनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन एंड पार्चुरेशन। क्योंकि हमने ये सब पढ़ लिया है, एज आई प्रॉमिस्ड यू ऑल कि मैं कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस पढ़ाने वाली हूँ। वी विल बी स्टडिंग ईच एंड एवरीथिंग एज पर एनसीईआरटी मेंशन। ठीक है, तो हम लोग इसलिए साथ साथ में एनसीईआरटी की रीडिंग भी लगा लेते हैं। इससे तुम्हारा ये बेनिफिट हो जाएगा कि जो जो मैंने पढ़ाया है तुम्हें पता होगा कि कहाँ तक हमने एनसीईआरटी रीडिंग करी हुई है ऑलरेडी। ओके,
तो कुछ टर्म्स यहाँ पर आपको जो मैंने पढ़ाई है वही मिलेंगी और कुछ पैराग्राफ फॉर्म में थोड़ा डिफरेंस होगा, वो हम समझते जाएंगे साथ साथ में. सो एज यू आर अवेयर, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस. ये बातें तो अपन ने शुरुआत में ही पढ़ ली. ह्यूमन हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, एसेक्सुअल कभी नहीं. ह्यूमन डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देते हैं, इसलिए वो विविपेरस कहलाते हैं. देन reproductive event in humans include formation of gametes, मतलब कि gametogenesis, that is sperms in male and ovum in female. Transfer of sperms into the female genital tract, which is called as insemination. Fusion of male and female gamete, that is called as fertilization, leading to formation of zygote. This is followed by formation and development of blastocyst and its attachment to the uterine wall or implantation. ये भी हमने पढ़ा. And embryonic development, gestation and delivery of the baby, parturition. ठीक है बच्चों, 6 स्टेप्स, 6 की 6 हमें मालूम है. सीक्वेंस भी हम लोगों को पता है. सबसे पहले क्या आता है? गेमेटोजेनेसिस, फिर आता है इंसेमाइनेशन, फिर आता है फर्टिलाइजेशन, फिर आता है इम्प्लांटेशन, इसके बाद में आता है जेस्टेशन, फिर आता है पार्चुरेशन. 6 स्टेप्स याद रखना, सबके मतलब आप लोगों को ऑलरेडी पता है. You have learned that these reproductive events occurs after puberty. There are remarkable differences between the male and the female reproductive events. For example, sperm formation continues in the old men, but formation of ovum ceases in the women around the age of 50 years. ठीक है, ये बात अभी हम समझते हैं. Let us examine the structure of male and female reproductive system. मतलब अब हम डिटेलिंग में उसके बारे में पढ़ने चालू करते हैं. तो देखिए, इसमें आप लोगों को कुछ बेसिक्स में बताती हूँ. तो क्या होता है जब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है, और हम जब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी जब होता है, जैसे ही मतलब मेल्स में और फीमेल्स में प्यूबर्टी अचीव होती है, वैसे इनके गेमीट्स फॉर्म होने चालू हो जाते हैं. ठीक है, तो फीमेल में जैसे ही गैमीट फॉर्मेशन पहली बार देखने मिलता है, उसे हम लोग बोलते हैं मेनार्क. मेनार्क का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हर मंथ में फीमेल प्यूबर्टी के बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल अंडरगो करती है. हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में या हर मंथ के अंदर हर फीमेल एक एग सेल या एक ओवम बनाती है. लेकिन फीमेल के पास में होती है 2 ओवरीज. एक होती है राइट ओवरी, एक होती है लेफ्ट ओवरी. राइट और लेफ्ट ओवरी में से कौन सा ओवरी ओवम बनाता है? तो यहां पर हमें समझना है कि एक बार अगर राइट ओवरी ने बनाया तो नेक्स्ट मंथ लेफ्ट ओवरी बनाएगी, फिर राइट ओवरी, फिर लेफ्ट ओवरी. दैट मीन्स इट विल बी वर्किंग हाउ? ऑल्टरनेटिवली. एक बार एक, एक बार एक, एक बार एक, एक बार एक, ऐसे करके. ठीक है, तो 12 महीने अगर एक साल में होते हैं तो हम मान सकते हैं रफली एक ओवरी 6 ओवम बनाती है एक साल में. ठीक है, ये हुआ मेनार्क, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि होती है प्यूबर्टी के दौरान. वी कैन से एट द एज ऑफ 12 to 14 जनरली. ठीक है, अच्छा, लेकिन फीमेल्स में एक पर्टिकुलर टाइम फेज ऐसा आता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है. स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. और इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं मेनोपॉज. और ये होता है एट द एज ऑफ 50 अराउंड. इट्स नॉट एवरी टाइम फिक्स्ड. At the age of approximately 50. वेरिएबल हो सकता है, किसी फीमेल में हो सकता है 45 में हो जाए, किसी किसी फीमेल में हो सकता है 60 साल के बाद भी मेंसेस चल रहे हैं. वेरिएबल. ठीक है, जनरली मतलब मानो कि 90% लोगों में क्या होगा, 50 साल के आसपास में मेनोपॉज आ जाता है. ठीक है, तो ये स्टार्ट हुई और स्टॉप भी हुई. मतलब कि फीमेल के अंदर हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव टाइम फेज, जबकि वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर है और रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है, मतलब कि दे आर एबल टू गिव राइज टू द यंग वंस. ये समय काफी निर्धारित है, टाइम फेज काफी फिक्स है. ठीक है, शुरू होता है मेनार्क के समय
खत्म हो जाता है मेनोपॉज के समय। इस ड्यूरेशन के बीच में ही फीमेल्स यंग वंस प्रोड्यूस कर सकती हैं, यही उनका फर्टिलिटी पीरियड हो सकता है। ओके 12-14 से लेके 50 साल, इतना ही टाइम उनके पास में रिप्रोडक्टिवली एक्टिव टाइम पीरियड है। पर मेल्स में स्पर्म फॉर्मेशन बिगिंस एट प्यूबर्टी, इसके लिए कोई टर्म नहीं देते हम, जैसे वहां पे हमने मना दिया, यहां पर नहीं बोलेंगे कुछ भी। बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी उनके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि 70 के बाद में भी मेल बहुत ही ज्यादा रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होंगे, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज मसल्स, बॉडी, ठीक है, एनर्जी, ये सब भी मैटर करेगा, क्योंकि 70, 60, 50 के एज में वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव जरूर है, पर ये जरूरी नहीं है कि गैमीट्स जो है वो उतने ही बेहतर तरीके से बन रहे हो जो कि उनके अर्ली 30s 25s इनमें बनते हैं। ओके, सो मेल एंड फीमेल के बीच में बेसिक डिफरेंस हमने देखा। अच्छा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में भी बहुत डिफरेंस है इनके। तो अब हम पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम लोग पहले पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमारी एनसीईआरटी ने हमें 3 डायग्राम्स दे रखे हैं, पर मैं आप लोगों को डायग्राम्स थोड़े से 1-2 एक्स्ट्रा बनवाना चाहती हूँ। एक एनसीईआरटी का डायग्राम आप लोग खुद तैयार करेंगे, बाकी सब मैं बनाने समझाऊंगी भी सही, और कुछ एक्स्ट्रा डायग्राम्स भी बना के दूंगी ताकि आपको इस चैप्टर में थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आ सके। ठीक है, तो ये जो डायग्राम हमारे सामने दे रखा है, ये है बेसिकली एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनल व्यू ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या होता है बच्चों, तो जैसे कि ह्यूमन बॉडी के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो वी विल बी पॉसेसिंग बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी। ठीक है, मतलब कि हमारे पास लेफ्ट होता है, हमारे पास राइट होता है, लेफ्ट एंड राइट आइडेंटिकल हाफ्स होते हैं, मतलब मोस्टली हम ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर मैं इस डायग्राम की बात कर रही हूं तो ये डायग्राम जो है किसी पर्सन की साइड व्यू में ले रखा है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है और लेटरल साइड को इंडिकेट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर इस पे लेटरल साइड नजर आ रहा है तो यहां पर जैसे कि आपको सिर्फ एक सिंगल टेस्टिस दिख रहा है बच्चों, क्योंकि टेस्टिस एक पेयर्ड ऑर्गन है, टेस्टिस एक पेयर्ड ऑर्गन है, तो इसके कारण से एक टेस्टिस लेफ्ट साइड पे है तो एक राइट साइड पे भी होगा। मतलब जो भी पेयर्ड ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, अगर लेफ्ट पे है तो राइट में भी होगा। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम बहुत क्लैरिटी नहीं दे पाता है कई बार, इसीलिए हम लोग दूसरे डायग्राम की तरफ मूव करके हम लोग ये डायग्राम पहले समझते हैं, इसे ड्रॉ भी करके देखते हैं। इसे समझने के बाद हम वो पहले डायग्राम पे जब जाएंगे तो हमारे माइंड में बहुत क्लैरिटी आ जाएगी, अदरवाइज वो डायग्राम काफी कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो वी विल बी ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर, दिस वन मैं आप लोग को ड्रॉ करके समझाऊंगी पूरा। देखिए, तो शुरू करते हैं हम लोग। डायग्राम जब भी ड्रॉ करो तो उसको आप 2 सेकंड रुक के ड्रॉ किया करो, उससे क्या फायदा होता है कि तब तक टीचर का भी डायग्राम ठीक से बन जाता है। ठीक है, अगर शुरुआत में कोई एरर हो रही हो तो, क्योंकि हम लोग डिजिटल बोर्ड में बना रहे होते हैं तो कॉपी में नहीं बना रहे होते ना, कॉपी में लेफ्ट राइट बराबर बनाए कि नहीं ज़्यादा बेहतर दिख पाता है। ठीक है, थोड़ा सा इग्नोर करना अगर कुछ गड़बड़ दिख रही हो, डायग्राम तो पूरा करेक्ट बनेगा वैसे हमारा। देखिए, सो ये है लाइक दिस। ओके, नाउ ऊपर से बनाते हैं अपन यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है बच्चों,
अब आप लोग ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं साथ साथ में। इसको ड्रॉ करने के बाद ही मैं पूरा लेबल करूँगी। ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप अच्छा बना है। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। हालांकि इस डायग्राम में थोड़ा और एड ऑन्स कर सकते हैं हम लोग, पर मैं एनसीईआरटी का एग्जैक्ट सेम डिटो कॉपी नहीं बना रही हूँ। मैं आप लोगों के लिए इजी हो सके ऐसा डायग्राम बना के दे रही हूँ। ठीक है, सो ये देखो ऐसे करके प्रेजेंट है। अब इसकी लेबलिंग करके देखते हैं बच्चों। ठीक है, अभी हमने इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दिया था, पर हम इसको वापस से नहीं, हमने जूम इन कर दिया, हम जूम आउट कर देते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा डायग्राम, दिखने में आपको इजी रहेगा समझने में। चलिए देखो, तो इस डायग्राम में क्या देखने मिल रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं लेबलिंग को, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो ये है स्क्रोटम नाम का एक पाउच, स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक भी बोलते हैं इसे। ठीक है, ये स्क्रोटम जो है या स्क्रोटल सैक जो है, इसके अंदर सिचुएटेड होती है टेस्टीज। ठीक है, ये 1 और 1 जो टेस्टीज है वाइट कलर के, जो ओवल शेप स्ट्रक्चर्स हमने बनाए, ये है टेस्टीज। एक सिंगल को बोलते हैं टेस्टिस, TESTIS, टेस्टिस, दिस इज सिंगुलर। और प्लूरल बोलना होता है तो हम बोलते हैं टेस्टीज, ये प्लूरल। मतलब अगर ये लिखा है तो दोनों की बात हो रही है एक साथ में, और ये लिखा है तो एक की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हुआ 1 सिंगल टेस्टिस, और अगर दोनों साथ में तो टेस्टीज। ठीक है, फिर ये जो डक दिख रही है आपको, ये है इसकी एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस। ओके, फिर इसके बाद में जो ये पर्पल कलर की डक्ट ऊपर की तरफ राइज कर रही है, ये है वास डिफरेंस। ठीक है, ये जो कैविटी दिख रही है जिसके अंदर से ये जा रही है डक्ट ऊपर की तरफ, इसे हम लोग बोलते हैं इंग्विनल कैनॉल, इंग्विनल कैनॉल।
ठीक है। फिर ये जो डक्ट जा रही है ऊपर ऊपर ऊपर, वास डिफरेंस इधर भी जा रही है, सेम टू सेम यही वाली बात है इधर भी है, ठीक है। मतलब स्क्रॉटल सैक ये है, ये एपिडिडाइमस है, ये टेस्टिस है और ये वास डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन लेबल नहीं कर रहे अपन, एक ही साइड लेबल कर देंगे चलेगा। अच्छा, अब आते हैं अपन इधर, तो आप देख रहे हैं दोनों साइड से वास डिफरेंस आ रही है इधर, और वास डिफरेंस आके थोड़ा सा स्वॉलन पोर्शन बना रही है। यहाँ पर दिख रहा है इधर की वास डिफरेंस आई, इधर की वास डिफरेंस आई, थोड़ा स्वॉलन हो गया ना ये हिस्सा कंपैरेटिवली इसके, तो इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं एम्प्यूरा। लेकिन आप लोगों को एनसीईआरटी में कहीं मेंशन ही नहीं है तो मैं नहीं लिखवा रही, ठीक है। तो एम्प्यूरा बोलते हैं हम लोग इसे, ओके। एनीवेज, अब इसके बाद में देखो यहाँ पर ये जो ग्लैंड दिख रहा है और ये ग्लैंड, ये दोनों ग्लैंड जो हैं ये है हमारे सेमाइनल वेसिकल नाम के ग्लैंड्स। ये ग्लैंड जो है दोनों ये है सेमाइनल वेसिकल, हम इसको एक ही लेबल कर देते हैं, ये है सेमाइनल वेसिकल। और कितने हैं ये? 1 पेयर है, 1 पेयर ग्लैंड है ये। फिर ये सेमाइनल वेसिकल की सिक्रेशन आ रही है यहाँ पर, और यहाँ पर से स्पर्म भी आ रहे थे, दोनों मिलकर साथ में आगे बढ़ेंगे इधर। ये सारे का सारा पोर्शन यूरिनरी ब्लैडर के पीछे रन कर रहा है बच्चों। अभी अपन ब्लैडर के अंदर बना के देख रहे हैं, लेकिन ब्लैडर के अंदर नहीं है ये सब ब्लैडर के पीछे या बैक साइड पे रन कर रहा है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक की जो ये ग्रीन कलर की पोर्शन हमने डक्ट की बनाई है, इसे हम लोग बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। इजैक्यूलेटरी डक्ट आकर मर्ज होती है यूरिनरी ब्लैडर की डक्ट के साथ। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है और ये इसकी डक्ट यहां पर आ रही है, ये इसके साथ में मर्ज हो रही है ये ग्रीन वाली डक्ट। तो अब यहां से लेकर तो और यहां तक पूरा इस डक्ट को हम लोग बोलते हैं यूरिथ्रा, ठीक है, क्योंकि ये ब्लैडर की डक्ट हो गई अब, तो हम इसीलिए बोल देंगे सिंपली इसे यूरिथ्रा, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज यूरिथ्रा। From here to here, the duct inside, it is called as urethra. अच्छा, अब यूरिथ्रा को हम लोग और क्या बोलते हैं? तो यूरिथ्रा कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये यूरिन भी कैरी कर सकती है और ये सीमेन भी कैरी कर सकती है, इसलिए हम इसे कलेक्टिवली यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी बोल सकते हैं, कोई गलत बात नहीं होगी। चलिए, समझ आया इतना। फिर इसके बाद में क्या है? तो ये हुआ यूरिथ्रा, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इसे सराउंड कर रहे हैं कोई ग्लैंड्स, कौन कौन कर रहे हैं? ये ग्लैंड दिख रहा है हमें एक, तो इसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और ये ग्लैंड भी दिख रहे हैं हमें, ये एक और दो ग्लैंड्स है ये, और ये वाला पूरा एक सिंगल था, ठीक है। तो प्रोस्टेट के लिए इसलिए मैं ब्रैकेट में 1 पेयर नहीं लिख रही हूँ, बिकॉज सिंगल ग्लैंड है ना। और ये वाला कैसा है हमारा? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इसे काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, और ये 1 पेयर है, काउपर्स ग्लैंड, ये है 1 पेयर, ठीक है। इसके बाद में क्या है? इसके बाद में ये सारे हमने लेबलिंग कर लिए। अब हम आते हैं यहाँ पर, तो ये पूरा हिस्सा कहाँ से लेके, यहाँ से लेके और यहाँ तक का, इट विल बी कॉल्ड एज पीनिस, ठीक है। इसके प्रोनाउंसिएशन को कई लोग बोलते हैं पेनिस, विच इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि जब हम प्रोनाउंसिएशन समझते थे तो पीनिस ऐसा प्रोनाउंस होता है ये, ठीक है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कर लीजिएगा अगर आप गलत बोलते हैं तो पीनिस, ठीक है। पीनिस में क्या प्रेजेंट है? तो हम देखते हैं एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड पीछे भी रन कर रही है, मतलब कि 2 कॉर्ड सामने रन कर रही है और एक कॉर्ड पीछे भी रन कर रही है, ठीक है। तो टोटल 3 कॉर्ड से मिलकर बना है पीनस, और पीछे वाली जो कॉर्ड है उसके अंदर रन कर रही है यूरिथ्रा, ये वाली, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए इन कॉर्ड्स के बारे में अपन समझेंगे अभी। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पीनस, ठीक है। पीनस ही वी कैन ऑल्सो से इट एज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और इसी को आप लोग बोल सकते हैं कॉप्यूलेटरी ऑर्गन। कॉप्यूलेटरी ऑर्गन का मतलब वो ऑर्गन जो कि फैसिलिटेट करता है ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स में, तो हम बोल सकते हैं कॉप्यूलेटरी ऑर्गन, ठीक है। ये पीनस हुआ। इस पीनस का जो ये पोर्शन जो कि आपको थोड़ा सा ब्रॉड नजर आ रहा है, ये हिस्सा, इसे बोलते हैं ग्लैंड्स पीनस, ग्लैंड्स पीनस,
ठीक है, और पेनिस के ऊपर आपको एक स्किन का लूज फोल्ड नजर आ रहा है। इस स्किन के लूज फोल्ड को आप लोग बोलते हैं प्रीप्यूस। प्रीप्यूस या फिर फोर स्किन। प्रीप्यूस या फिर फोर स्किन, दोनों शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है ये अपर्चर, जिसकी मदद से यूरिन या सीमेन बाहर आएगा, इसे हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस या अपर्चर। ये है पूरा डायग्राम उसका लेबलिंग के साथ में। आई एम रियली होपफुल कि सारे बच्चों को ये डायग्राम समझ आ गया है, बनाने का तरीका भी समझ आ गया है, और अगर समझ में आ गया है लेबलिंग वगैरह सब कुछ, तो अब इसके इंडिविजुअल फंक्शंस को समझेंगे। एनसीईआरटी ने क्या किया है पता है, उसने एक टेस्टिस को पूरा ओपन करके खोल के आपको समझा दिया। मैं ऐसा नहीं समझाऊंगी, मैं आपको टेस्टिस का डायग्राम अलग से बना के दे रही हूँ। हम सारे डायग्राम बनाने के बाद में जब हम इसको पढ़ते हैं ना, हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है ये। देखिए, तो ये टेस्टिस का बेसिकल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो हमने देखा, वैसा अपन क्या करते हैं, एक सिंगल टेस्टिस को इलैबोरेट करके देखते हैं यार कि इसमें है क्या, कहाँ पर बन रहे हैं स्पर्म्स, ये ठीक है। तो ये जो डायग्राम मैं आपको बना रही हूँ ना, ये डायग्राम आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि ये जब आप एनसीईआरटी की थ्योरी रीड करते हो तो डायग्राम तो कहीं पर भी दे नहीं रखा है एनसीईआरटी ने ये वाला, पर थ्योरी जो दे रखी है उसमें इसके बारे में सब वर्णन है, डिस्कशन है बहुत सारे, देयरफॉर ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ बना के दे रही हूँ आप लोगों को। ये है डक्ट जो रन कर रही है, फिर हाईली फोल्डेड हो गई आपके यहाँ पर, इसका बना बनाया डायग्राम भी लिया है मैंने बच्चों को, ताकि आपको 3 डायमेंशनल इमेजिन करवा सकूं। फिर थोड़ा सा स्ट्रेट हो गई, ओके। फिर ये डक्ट यहाँ से बाहर आ जाएगी, अब देखो ये टेस्टिस का, एक टेस्टिस का डायग्राम बनाते हैं। क्या देखते हैं हम इसमें, ऐसे करके कई सारे लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। हर लोब्यूलर स्ट्रक्चर में डक्ट्स प्रेजेंट है। कभी कभी ये डक्ट 2 होती है, कभी कभी ये डक्ट 3 भी हो सकती है, कभी ये डक्ट 1 भी हो सकती है, कभी 3 भी हो सकती है। मतलब कि मैक्सिमम 3 होती है, मिनिमम 1 होती है, ठीक है। इसका वाइट वाला पोर्शन ऐसे एंड कर दो। अब क्या, अब ये डक्ट ऐसे, look at this now. अब आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि ये जो डक्ट्स हैं ये यहाँ पर जाकर इस डक्ट में यूनाइट कर रही है। कितना प्यारा डायग्राम है, isn't it? ये डायग्राम हमने एक सिंगल टेस्टिस का बनाया है, इसको मैं आपको पूरा समझाने वाली हूँ एक एक चीज़ इसके बारे में, ओके। अब देखिए आपको क्या समझ आना है। पहली बात तो हम ये समझते हैं कि जो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये है टेस्टिस का पोर्शन। ये बाहर का जो वाइट पोर्शन है ये क्या है, ये कुछ और नहीं है बल्कि टेस्टिस को कवर करने वाले कुछ लेयर्स हैं। टेस्टिस एक्चुअली में 3 लेयर से कवर्ड होता है, ठीक है, जिसमें कि एक ऐसी लेयर होती है जो कि कंटिन्यूअस होती है, टेस्टिस को पूरा कवर करती है, और बाकी 2 लेयर्स उसे पूरा कवर नहीं करती है, आधा आधा कवर कर रहे होते हैं। तो जैसे ये देखो, ये जो है फर्स्ट, ये और ये लेयर, ये दोनों मिलकर एक डबल वॉल बना रही है ऐसे करके।
इस वॉल में एक सीक्रेशन भरा हुआ है क्योंकि, ठीक है। तो ये डबल वॉल जो बना रही है, इस डबल वॉल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनालिस। ये नाम है इसका डक्ट का, ठीक है। आप सोचेंगे मैम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्यूनिका वेजाइनालिस कैसे आ गया? बेटे वेजाइनालिस टर्म भी आएगा, एम्प्यूरा टर्म भी आएगा, टर्म सेम हो सकती है पर इसका मतलब ये वेजाइना नहीं है। ये एक ट्यूनिक है जो कि ट्यूनिका वेजाइनालिस कहला रही है, जिसके बीच में कैविटी बन रही है और उस कैविटी में एक फ्लूइड भरा हुआ है। वो फ्लूइड इसलिए भरा हुआ है ताकि टेस्टिस को कुशनिंग इफेक्ट दे सके। ये प्रोटेक्ट करती है टेस्टिस को, प्रोटेक्ट्स टेस्टिस, ठीक है, अगेंस्ट शॉक। कोई भी झटका आया, ठीक है, उससे बचाती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट है और उस कैविटी में क्या प्रेजेंट है, एक फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम बोलेंगे इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट है और वो फ्लूइड ही शॉक अब्जॉर्बेंट का फंक्शन करता है, ठीक है। तो शॉक अब्जॉर्प्शन का काम हो गया इसका, ये प्रोटेक्टिव नेचर की हो गई। फिर इसके बाद में एक लेयर और है, ये अंदर वाली लेयर, ये पूरी कवर कर रही है, देखो टेस्टिस को। अभी ये लेयर तो आधी यहाँ तक खत्म हो गई, यहाँ तक खत्म हो गई, ये वाली ट्यूनिका वेजाइनालिस, ठीक है। लेकिन ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया नाम की लेयर जो ये पूरा कवर करती है टेस्टिस को, पूरा कवर कर रही है, ठीक है। तो ये एकमात्र ऐसी लेयर है जो कि कंप्लीटली कवर करती है। ये थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर का पोर्शन हो गया, लेकिन क्वेश्चंस आ सकते हैं तो हम लिख रहे हैं इसलिए ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव नेचर की है और ये फाइब्रस लेयर है बच्चों, इसमें कोई वाटर फिल्ड नहीं है, कोई फ्लूइड फिल्ड नहीं है, ये एक फाइब्रस लेयर है और ये प्रोटेक्टिव नेचर की है फिर से, ठीक है, और कंप्लीटली प्रोटेक्ट करती है टेस्टिस को। फिर इसके अंदर की तरफ आपने बहुत छोटी छोटी से मेरे को ऐसे बनाते हुए देखा, ये राइट, ये एक डिसकंटिन्यूअस टाइप की लेयर है लेकिन प्रेजेंट है टेस्टिस में लोब्यूल्स के वन साइड पर, और उसको बोलते हैं ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। वैस्क्यूलोसा ब्लड वेसल सप्लाई रिच होती है, टेस्टिस के हार्मोन्स जो बनते हैं ना वो सब इस वैस्क्यूलोसा लेयर में सीक्रेट होते हैं ताकि वो जाके फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके। तो ये ब्लड वेसल रिच होती है, ठीक है। तो ऐसे 3 ट्यूनिक्स प्रेजेंट है जो कि टेस्टिस को सराउंड करती हैं। क्या क्या नाम है ट्यूनिक के? ट्यूनिका वेजाइनालिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। ये 1, 2 और 3 जो है ये प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं टेस्टिस की, लेयर्स ऑफ टेस्टिस, ठीक है। इसके बाद में क्या, तो अब हम देखते हैं हमारे पास बहुत सारे स्मॉल स्मॉल लोब्यूल्स दिख रहे हैं टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट। एक्चुअली में मैंने तो 4 ही बनाए पर होते कितने होंगे ये होते हैं कुछ 200 से 250। तो हम यहाँ लिखते हैं इनका नाम है टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, ठीक है। ये हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में डक्ट नजर आ रही होगी आपको। इस डक्ट को हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि 1 से 3 होती हैं इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। इन ईच लोब्यूल कितनी होती हैं? 1 से 3 होती हैं। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होते हैं? 200 से 250 होते हैं इन ईच टेस्टिस। एक टेस्टिस में 200 से 250 होते हैं, ठीक है। तो 2 टेस्टिस में मतलब 400 से 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स टोटल हो जाएंगे ह्यूमन मेल के पास। अब क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 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 कंबाइन 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 बनाती क्या है? ये बनाती है एक ऐसा कुछ, यहाँ पर एक डक्ट है, ये डक्ट और ये डक्ट भी आके मिक्स हो गई, यहाँ पर एक डक्ट और यहाँ पर आके मिक्स हो गई, एक डक्ट और यहाँ पर आके मिक्स हो गई, तो ऐसा कुछ बन गया। तो बच्चों यहाँ तो मेरे को बहुत सारी ओपनिंग्स दिखेंगी ना, समझ आ रही है बात? तो ऐसा कुछ यहाँ पर ये सर्कल सर्कल जो अपन ने बनाया ये ओपनिंग्स है बेसिकली बहुत सारी डक्ट्स के। 200 से 250 डक्ट्स आके यहाँ पर एक जगह पर इकट्ठी हो रही है। इस जगह को हम लोग बोलते हैं रेटी टेस्टिस, ठीक है। जहां पर ढेर सारी डक्ट्स आकर ओपन हो रही हैं, 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की डक्ट्स आकर ओपन हो रही है, इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं रेटी टेस्टिस, ठीक है। फिर आता है पतली पतली फाइन फाइन डक्ट्स जो कि रेटी टेस्टिस से स्पर्म्स को लेकर के जाएगी एपिडिडाइमस के पास में। तो इन फाइनर डक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वी विल बी सेइंग देम एज वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया, ठीक है।
वासा एफरेंशिया आके ज्वाइन हो रही है जिस डक्ट में, ये बड़ी सी डक्ट जो है इसे आप लोग बोलते हैं एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस। और एपिडिडाइमस फाइनली जाकर टर्मिनेट करती हैं और उससे निकलने वाली डक्ट का नाम होता है वास डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो क्या समझ में आया इस डायग्राम को देख के? इस डायग्राम को देख के आपको टेस्टिस में एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर समझ में आया, ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आया, फिर आपको ये एक टेस्टिस का डायग्राम समझ में आया। ठीक है, एक एक डायग्राम हमें समझ में आ रहा है, राइट? अब हम क्या देखते हैं, हमारे को टेस्टिस का एक सिंगल डायग्राम समझ में आया। नाउ मैं टेस्टिस के अंदर से ये हिस्सा जो है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू लेना चाहती हूँ काट के, तो देख रहे हैं क्या है इसमें। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल व्यू ले रहे हैं अगर अपन टेस्टिस के अंदर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के हिस्से का, तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने हमारे पास में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हो सकते थे? तो कितने थे? हमने कहा था एक हो सकता है या 3 हो सकते हैं। तो मैंने बना दिया ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। मुझे मतलब नहीं, मैं तो सिर्फ एक के अंदर डिटेलिंग देखना चाहती हूँ। तो एक के अंदर डिटेलिंग देखेंगे तो क्या मालूम पड़ता है कि इसके अंदर कुछ लंबे लंबे बड़े बड़े सेल्स होते हैं और कुछ सेल्स होते हैं छोटे छोटे से। और दोनों सेल्स जो हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल को लाइन करते हुए हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल को लाइन करते हुए ये सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, बड़े वाले सेल्स भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइन कर रहे हैं वॉल को, और छोटे वाले सेल्स भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल को लाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तीसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हम तो सिर्फ एक ही देख रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया। इन सेल्स के नाम क्या क्या हैं? तो जो छोटे साइज के सेल्स हैं इन्हें हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और जो बड़े वाले सेल्स हैं इन्हें हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स, जिन्हें हम सस्टेंटाक्युलर सेल्स भी बोलते हैं और नर्स सेल भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना पूरी एक। ट्यूब्यूल क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं अपन, है ना? और ये अपन जो पूरा डायग्राम समझ रहे हैं किसका क्रॉस सेक्शन है? टेस्टिकुलर लोब्यूल क्रॉस सेक्शन। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ, इसका तो सिंपल मतलब हो गया कि इसमें भी ऐसे सेल्स होने चाहिए, है ना? और इसमें भी ऐसे सेल्स होने चाहिए क्योंकि वॉल को लाइन कर रहे हैं। दैट सिंपली मीन्स के सेल्स भी ऐसे ही होंगे। पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जैसा हमने देखा वैसे इसमें भी देखने मिलेगा। ये हो गया एक इलॉन्गेटेड सेल, ये हो गया एक इलॉन्गेटेड सेल। ओके, सो इफ दिस इज अंडरस्टूड, तो अब मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि इस डायग्राम में देखो, तो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन था, ये दूसरी और ये तीसरी, और टेस्टिकुलर लोब्यूल जो हमने लिया तो हमने तीनों देख ली। क्या आप लोगों को इन ट्यूब्स के आसपास की जगह में कुछ और भी नजर आ रहा है? स्पेस, यस, ये स्पेस आसपास की है, ये स्पेस आसपास की है, ये स्पेस आसपास की, ये स्पेस आसपास की, ये ट्यूब के आसपास की स्पेसेस हैं। क्या ये ट्यूब के आसपास की स्पेसेस यही है? ऑब्वियसली यस। ठीक है, तो ये जो ट्यूब के आसपास की स्पेसेस हैं बच्चों, इन स्पेसेस के अंदर भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वी विल बी सेइंग देम एज लीडिग सेल्स। क्या बोलते हैं? लीडिग सेल्स। ठीक है, लीडिग सेल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं।
ये जिस जगह में प्रेजेंट है, ये आसपास की जगह जिसको हम बोल रहे हैं, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसके कारण से कई बार लीडिक सेल्स को आप लोग इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोल देते हो। अच्छा, यहां पर कुछ एक डिफरेंट ही टाइप के WBCs भी प्रेजेंट होते हैं जो कि लोकली प्रेजेंट है इधर। इन्हें हम लोग बोलते हैं इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स। इसका रीजन क्या है मैं बताऊंगी आपको। तो अभी तो हमने तीन डायग्राम्स पढ़ लिए यार, बहुत ही सारे डायग्राम्स हमारे हो गए पढ़ के, है ना। अभी तीनों डायग्राम्स में जो हमने पढ़ा है, सब डायग्राम्स को हम लोग वन बाय वन डिटेलिंग समझते हैं। तो हमने तीनों डायग्राम्स बना लिए। मैं जैसे ही डायग्राम बनवा देती हूँ फिर मैं डिटेलिंग पढ़ाती हूँ बच्चों। उससे क्या बेनिफिट होता है, तुम्हारे को जब मैं ये थ्योरी पढ़ाऊंगी ना, ये वाली आगे की पूरी, तुम्हारे को लगेगा अरे ये तो हलवा है, हमने सब पढ़ लिया ऑलरेडी मैम, आगे की बात बताओ। तो एक्चुअली में हम इसीलिए डायग्राम्स पहले बना लेते हैं ताकि हम पूरा समझ सकें। देखो, तब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिटेलिंग। आप लोग नोट्स बनाते जाएं साथ साथ में, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। अगर आप लोगों को नोट्स नहीं बनाने हैं तो मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगी, पर ये स्लाइड्स वाले नोट्स शायद नहीं दे पाऊँ, दे भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इससे भी बेहतर मैंने लिखित में आप लोग के लिए नोट्स बना के रखे हुए हैं। इफ़ यू वांट मैं आप लोग को शेयर कर सकती हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, क्या क्या चीज़ों से मिलकर बना है। तो इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स, सो वी विल बी राइटिंग इट हियर। इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और वो होता है टेस्टिस, और वो भी कितनी, 1 पेयर, ठीक है। फिर क्या आता है इसके बाद में, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में इसके पास में आते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं इसके पास में एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड्स, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये तीनों सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास में क्या क्या चीजें हो गई, 2 चीजें हो गई, एक हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक हो गया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में सिर्फ टेस्टिस है 1 पेयर, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में एक्सेसरी डक्ट्स हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या क्या डक्ट्स हैं, तो डक्ट्स के नाम आते हैं, शुरू अपन करते हैं हमेशा रेटी टेस्टिस से। रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, ये अपन ने अभी डायग्राम में बनाई है सब चीजें, आपको मैं और समझा दूंगी बेहतर। एपिरिडाइमस, वास डिफरेंस, एनसीईआरटी तो 4 ही लिखती है बच्चों, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि यूरिनोजेनिटल डक्ट या यूरिथ्रा भी आना चाहिए इसमें, पर आपके एनसीईआरटी के मेंशन के हिसाब से 4 ही डक्ट्स हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सेसरी ग्लैंड्स, ये कौन कौन से हैं इसमें आते हैं हमारे पास में 1 पेयर सेमाइनल वेसिकल, 1 पेयर, सॉरी 1 अनपेयर्ड प्रोस्टेट ग्लैंड, 1 सिंगल है ना ये, इसलिए 1 लिखी नहीं रही इसके आगे, एंड 1 पेयर काउपर्स ग्लैंड, जिसको हम लोगों ने बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का नाम दिया, ठीक है। तो क्योंकि हमने डायग्राम बना लिया है तो हमारे को इसके विजुअलाइजेशन या ये टर्म्स कहाँ पर थे ये याद आ रहा होगा, रिकॉल हो पा रहा है, राइट। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मैंने आप लोग को पहले ही बता रखा था कि इसको हम लोग बोलते हैं पीनिस या कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो ये सारी चीजें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है। क्या क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है 1 पेयर टेस्टिस, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में 3 टाइप्स होते हैं, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सेसरी डक्ट में आते कौन कौन से हैं, रेटी टेस्टिस, देन वास एफरेंशिया, वास डिफरेंस, एंड इसके बाद में एपिडिडाइमस और यूरिथ्रा या यूरिनोजेनिटल डक्ट। फिर आता है एक्सेसरी ग्लैंड्स, सेमाइनल वेसिकल 1 पेयर, प्रोस्टेट अनपेयर्ड, एंड
bulbo urethra cowper's gland 1 pair, then external genitalia या 1 single penis, ठीक है, unpaired. तो these are the things which will be present inside the male reproductive system. अब हम डिटेल से पढ़ते हैं तो 1 by 1 will be studying. सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की या 1 पेयर टेस्टिस जो है. चलो अब एक बात समझाती हूँ. तो क्या होता है कि ह्यूमन मेल जब हम बात करते हैं, जब वो मदर के वोम्ब में होते हैं, ठीक है, जब मदर प्रेग्नेंट है एंड ह्यूमन मेल एक बेबी उनके बॉडी में प्रेजेंट है, तब उस समय पे ड्यूरेशन प्रेगनेंसी की होती है अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स, ठीक है, वी कैन से बेहतर तरीके से 266 डेज, ठीक है. तो इस ड्यूरेशन के अंदर बात कर रहे हैं अपन, तो 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में मेल के टेस्टिस अब्डोमेन में रहते हैं और अब्डोमेन से बाहर आते हैं. मतलब 7 महीने के बच्चे के अंदर टेस्टिस अब्डोमेन में प्रेजेंट है, ठीक है, यहां पर. लेकिन अब्डोमेन से बाहर आएंगे वो स्क्रोटम में सिचुएट होने के लिए 7th मंथ के अंदर. तो 7th मंथ बेबी में टेस्टिस जो है वो डिसेंट होते हैं इनटू दी स्क्रोटम पाउचेस. उसके पहले तक वो अब्डोमेन में सिचुएट होते हैं, इसलिए अपन उसको हमेशा बोलते हैं एक्स्ट्रा अब्डोमिनल. पहले अब्डोमेन में थे, फिर अब्डोमेन से बाहर आ गए 7th मंथ में ड्यूरेशन में, जो कि उनका जेस्टेशन टाइम है उसमें. तो क्यों बाहर आए ये भी समझेंगे, ठीक है. तो हम यहाँ लिखते हैं कुछ पॉइंट्स, विल बी मेकिंग नोट्स अलॉन्ग विद, राइट. इसलिए इन ह्यूमन मेल्स testes are present in abdomen during embryonic life, but descent in scrotum at 7th month of pregnancy, ठीक है. तो टेस्टिस डिसेंट होके कहाँ आ गए हैं, टेस्टिस डिसेंट होके अब्डोमेन से बाहर आ गए स्क्रोटम में सिचुएट होने के लिए. मैं चेक कर रही हूँ मैंने कोई डायग्राम लिया है कि ऐसा, पर नहीं लिया सैडली. कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप ऐसे इमेजिन करिए कि अब्डोमेन के अंदर थे और अब्डोमेन से बाहर आके फिर ये स्क्रोटम में आके सिचुएट हो गए. पहले कहाँ पर थे कभी, तो हम बोलेंगे पहले ये अब्डोमेन के अंदर थे, ठीक है. अच्छा, ऐसा क्यों किया इन्होंने, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है जो टेम्परेचर, वो अब्डोमेन में अचीव नहीं हो सकता. इसका रीजन, ह्यूमन जो है वो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है, और वार्म ब्लड होने के कारण से ह्यूमन की बॉडी में टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास. कांस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन करते हैं अपन बॉडी में, कांस्टेंट 37 डिग्री सेल्सियस. बाहर गर्मी हो तो भी हम 37 डिग्री सेल्सियस रहते हैं, बाहर ठंड हो तो भी हम 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखते हैं. लेकिन स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन के लिए 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर काम नहीं कर पाएगा. स्पर्म फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है, थोड़ा सा कोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है. सो स्पर्म फॉर्मेशन requires temperature 2 to 2.5 degree Celsius less than the body temperature. इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि 37 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी में, तो -2 डिग्री कर लो अपन, तो 35 होता है, और 2.5 तो 34.5 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्पर्म फॉर्मेशन होता है. ये टेम्परेचर अब्डोमेन में तो अचीवेबल नहीं है. इसके कारण से बॉडी ने क्या बोला कि क्योंकि अब्डोमिनल टेम्परेचर को हम एक ऑर्गन के लिए बिगाड़ नहीं सकते, इस ऑर्गन को बॉडी के बाहर सिचुएट कर देते हैं, तो स्क्रोटम में शिफ्ट करवा दिया टेस्टिस को 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, ठीक है. तो 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आके टेस्टिस लोकेट हो गए इनटू दी स्क्रोटल पाउचेस वेयर temperature which is required for sperm formation can be achieved.
ठीक है. Sperm formation requires a temperature 2 to 2.5 degrees Celsius less than the body temperature. This cannot be achieved inside abdomen, ठीक है, where temperature is constant 37 degree, बाप रे 70 where temperature is 37 degree Celsius constant, hence testes comes to lie in scrotum. ठीक है ना. इतना समझ में आया? इतना नोट्स बना लिए सबने? दिख रहा है कि नहीं नोट्स सब लोगों को? चलो, तो ये बात समझ में आई कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए होता है. अच्छा, अब हमने डायग्राम कहाँ बनाया था ये तुमको दिखा देती हूँ मैं. ये देखो, टेस्टिस कुछ ऐसा नज़र आता है, ठीक है, ऐसा कुछ नज़र आता है. और ये तुम देख पा रहे हो कि ये टेस्टिस है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग वगैरह है उसके ऊपर. और ये देखो, ये वासा एफरेंशिया है बच्चों, ये देख रहे हैं अपन, ये जाके एपेरिडाइमस में मर्ज हो रही है. माइनर डक्ट्स, ये एपेरिडाइमस है, फिर ये वास डिफरेंस है, ठीक है. जब इसको खोल के देखते हैं ना तो हमें मालूम पड़ता है कि टेस्टिस में ये ट्यूनिका वेजाइनालिस है, ठीक है, ये फिर ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया है, और यहाँ पर ट्यूनिका वास्कुलोसा भी होगी. फिर इसके बाद में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जो कि डक्ट्स हैं कॉइल्ड. इसके आसपास की स्पेस इंटरस्टिशियल स्पेस है जहाँ पर लीडिक सेल्स प्रेजेंट है. ये हमारी रेडी टेस्टिस बन गई, बहुत सारी डक्ट्स मिक्स हो रही है यहाँ पर आके. ये वासा एफरेंशिया, ये एपिडाइमस और ये वास डिफरेंस, ठीक है. तो ऐसे करके ये डायग्राम हमारा है ना. चलो, अब आप लोगों को अगर ये डायग्राम समझ में आ गया हो तो ओहो, हाउ कैन आई डू दिस. ये डायग्राम समझ में आ गया सबको, ठीक है. एक बार इस डायग्राम में मैं क्या दिखाने की लाई थी, हाँ, डायग्राम में हमें ये देखना है कि टेस्टिस के लेंथ क्या है, उसके पैरामीटर्स देख लेते हैं. तो ये लेंथ अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, ठीक है, टेस्टिस की. और अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, मतलब विड्थ या डायमीटर, ब्रेड्थ, जो भी बोल लो, ठीक है. सो दिस इज वी कैन से द अप्रॉक्सीमेट डायमेंशंस ऑफ द टेस्टिस. थोड़ा सा एनसीईआरटी की थ्योरी रीड करते हैं बच्चों, तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं ऑलरेडी. यहाँ से देखते हैं, ठीक है. तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन. पेल्विस समझ गए ना, लोअर एब्डोमेन मतलब कि पेल्विस. इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, देखो प्लूरल लिखा है, along with axillary duct, glands and external genitalia. The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called as scrotum. The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testes 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the normal internal body temperature. Necessary for spermatogenesis, मतलब कि sperm formation के लिए टेम्परेचर चाहिए 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम है. In adults, each testis is oval in shape with a length of about 4 to 5 centimeter and a width of about 2 to 3 centimeter. Each testis is covered by a dense covering. अपन ने कवरिंग तो डिटेल में देख ली है इसकी, 3 लेयर की होती हैं. ट्यूनिका वेजाइनालिस, डबल वॉल्ड enclosing a fluid in between. ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया फाइब्रस, ट्यूनिका वास्कुलोसा हाईली वास्कुलर, ठीक है. Each testis is about 250 compartments. 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं हर टेस्टिस में, और हर कंपार्टमेंट के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, मतलब हर कंपार्टमेंट को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल नाम देते हैं. 200 से 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं हर एक टेस्टिस में, ठीक है. ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. बहुत ज़्यादा कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में प्रेजेंट है, जिसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ठीक है. अब जिस डायग्राम को हमने देखा था ड्रॉ करके उस पे आते हैं एक बार. ये रहा, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप के सेल्स होते हैं. एक टाइप के सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनिया, दूसरे टाइप के सेल का नाम है सर्टोली सेल्स. बच्चों, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स वही सेल्स हैं जो कि स्पर्म फॉर्म करेंगे. सो दे
आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये स्पर्म फॉर्म करते हैं। और सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? दे नरिश स्पर्म्स, ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में अपन ने क्या देखा था, याद करो। न्यूसिलस जो था वो एग सेल को न्यूट्रिशन दे रहा था, टेपेटम जो थी वो माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन दे रही थी। तो न्यूट्रिटिव सेल्स हमेशा चाहिए होते हैं गेमीट्स को, क्योंकि गेमीट्स अपना न्यूट्रिशन खुद प्रिपेयर नहीं करते, ठीक है, वो हैप्लॉइड होते हैं वैसे ही। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाले सेल्स उन्हें चाहिए होते हैं। वैसे ही यहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन करेगा स्पर्माटोगोनिया, और स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड कौन करेगा? इट विल बी डन बाय दी सर्टोली सेल्स, टेंटाक्युलर सेल्स और नर्व सेल्स। ठीक है, अब एनसीईआरटी पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पर ये रही, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज lined on its inside by two types of cells। एक को बोलते हैं मेल जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया। कई बच्चे कंफ्यूज होके मान लेते हैं कि मेल जर्म सेल इज इक्वल टू गैमीट। अगर आप ऐसा मान रहे हैं तो ये रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि मेल जर्म सेल इज इक्वल टू गैमीट मदर सेल, मतलब गैमीट बनाने वाला सेल, और वी कैन से स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब क्या है? द मेल एंड सर्टोली सेल्स, द मेल जर्म सेल्स अंडरगोज meiotic divisions finally leading to sperm formation, while Sertoli cells provide nutrition to the germ cells। स्पर्मेटोगोनिया को नरिश करेगी, स्पर्म बन जाएंगे तो उनको भी नरिश करेगी। ऐसा नहीं सोचना कि स्पर्म को नरिश नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेल जर्म सेल लिख दिया इन्होंने, आधा अधूरा स्टेटमेंट है। तो ये स्पर्मेटोगोनिया को भी नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, और बने हुए स्पर्म्स जाकर सर्टोली सेल्स में धंस जाते हैं बच्चों, न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं उससे। ठीक है, तो दोनों को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेसेस। जो ट्यूब्यूल्स के बाहर की स्पेस थी उसको हमने बोला इंटरस्टिशियल स्पेसेस, which contain small blood vessels and some of the cells called as interstitial cells या Leydig cells। यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिक सेल्स। लीडिक सेल्स क्या करते हैं ये हम देखेंगे अभी, इनके फंक्शंस पे भी आते हैं। और अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, तो वापस डायग्राम पे आ जाओ जो अपन ने अभी देखा। डायग्राम में आधी से ज़्यादा बात लिख देते हैं तो सबसे बढ़िया बात हो जाती है। देखो इधर क्या है, हमने एक छोटी सी चीज़ नहीं बनाई, उसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी ब्लड वेसल बना देती हूँ, ये ब्लड वेसल। ठीक है, तो आपको पता रहेगा कि अच्छा इधर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। एनसीईआरटी के डायग्राम्स, एनसीईआरटी के टेक्स्ट का डायग्राम में कन्वर्जन कर लो, फिर उसके बाद उसको पढ़ोगे ना, ऐसा लगेगा कि अरे बहुत ईजी चीज़ पढ़ ली हमने तो यार, क्यों बनाया इतना ईजी टॉपिक। देखो ओके, थोड़ा छोटा करके लिखना पड़ेगा। इधर हमने लिखा लेडिक सेल्स का नाम है ना। अब क्या होता है, ह्यूमन मेल में जो हमारा ब्रेन है ना, उसके अंदर भी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है, आपको पता हो तो। सो वी हैव hypothalamus inside the brain, then we will be having pituitary gland located inside the brain only, we have pineal gland inside the brain only। तो हमारे पास कुछ ऐसे ग्लैंड जो कि ब्रेन में सिचुएटेड है। ठीक है, तो क्या होता है कि पिट्यूटरी नाम का एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे एक हार्मोन आता है, उसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है टेस्टिस तक आता है, जाके सर्टोली सेल्स जाके लीडिक सेल्स के पास पहुंचता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। ये ब्लड वेसल दिख रही, इस ब्लड वेसल के माध्यम से हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिचुएटेड पिट्यूटरी ग्लैंड से लोकेट होके एक हार्मोन आता है और पहुंचता है हमारे लीडिक सेल्स के पास। हार्मोन का नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आके इसको प्रमोट करता है कि ये अपना हार्मोन सिक्रेट करे। तो लीडिक सेल इस बदले में सिक्रेशन देता है जिस हार्मोन की, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो बच्चों अगर कोई बोलेगा आपसे कि टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स इज सिक्रेटेड बाय व्हिच सेल, तो हम बोलेंगे लीडिक सेल्स। इन इन्फ्लुएंस ऑफ व्हिच हार्मोन, तो हम बोलेंगे LH। तो LH फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, LH का फुल फॉर्म पता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो LH है पिट्यूटरी से सीक्रेट हुआ, इसने लीडिक सेल्स को प्रमोट किया, लीडिक सेल्स स्टिमुलेट होने के बाद में बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो ये मेल हार्मोन सिंथेसाइज करने वाले सेल्स को हम बोलते हैं लीडिक सेल्स। ओके, एनसीईआरटी देखो वापस से, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि interstitial spaces contain small blood vessels and interstitial cells or Leydig cells. Leydig cells synthesize and secrete the testicular hormones called as androgens. Andro word का मतलब होता है मेल, एंड्रो मतलब होता है मेल, जेन का मतलब होता है जनरेटिंग। तो क्योंकि ये हॉर्मोन्स मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम इनको बोलते हैं एंड्रोजेंस। और एंड्रोजेंस में मेन हार्मोन कौन होता है? टेस्टोस्टेरॉन, जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन है। अब आप लोगों में से किसी के भी माइंड में एक क्वेश्चन नहीं आया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं हम टेस्टिस को, और बाकी सबको हमने सेकेंडरी क्यों बोल दिया मैम? क्या इसमें कोई डिफरेंशिएशन है? हाँ जी, तो यस, बहुत बड़ा रीजन है जिसके हम सिर्फ टेस्टिस को ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। क्या कारण होता है? जो ऑर्गन्स गैमीट भी बना रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और हॉर्मोन्स भी बना रहे हैं, उसे हम बोलते हैं क्या? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, सो द ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ both gamete as well as one second. Gamete as well as sex hormones are called primary sex organs. Primary sex organ. ठीक है, और यहाँ पर सेकेंडरी क्यों बोलते हैं? The organ which helps in transport, ठीक है, secretions and other activities involved in reproduction but cannot produce gamete are called secondary sex organs. Secondary sex organs. ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होता है और क्यों हम इसको प्राइमरी बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है और क्यों हम इसको सेकेंडरी बोलते हैं, ये दोनों वर्ड के मतलब मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों के लिए थोड़ा सा छोटा हो गया है साइज में, नहीं एक काम करते हैं, इसको ही करते हैं सिर्फ। देखो, मैं तुम लोगों के लिए नोट्स बनाने के लिए थोड़ा सा प्रोविज़न बना रही हूँ ताकि कुछ डिफ़िकल्टी नहीं आए और कुछ चीज़ नहीं दिखी अगर नोट्स में तो कोई मतलब नहीं है फिर नोट्स लिखने का। अब शायद दिखेगा सब कुछ। अभी क्लियर है? हाँ, अब क्लियर दिख रहा है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस पैराग्राफ। यहाँ तक का पैराग्राफ हम लोगों ने अभी तक ठीक से पढ़ लिया। ठीक है, इम्यूनोकॉम्पिटेंट क्या होता है, ये वर्ड तो आपको समझ में नहीं आया होगा अभी। देखो, तो मैं आपसे एक बात पूछती हूँ बच्चों, आप मुझे बताएंगे क्या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में
जो गेमीट्स बनते हैं मेल में स्पेशली, वो गेमीट्स बनते हैं फ्लैजेलेटेड सेल्स। ठीक है, इस ह्यूमन बॉडी में चाहे मेल बॉडी हो चाहे फीमेल बॉडी हो, कभी भी किसी भी बॉडी में ह्यूमन मेल या फीमेल में आपने स्पर्म के अलावा कोई भी और फ्लेजिला वाला सेल देखा? तो आप बोलो कि नो मैम, फ्लेजिला वाले सेल्स तो हम प्रोटिस्टा में देखते हैं, है ना। फ्लेजिला वाले सेल्स जैसे कि यूग्लिना हो जाता है, ठीक है, तो ये फ्लेजिलेटेड सेल्स तो हमें लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखने मिलता है। हायर ऑर्गेनिजम्स में फ्लेजिला वाले सेल्स सिर्फ स्पर्मेटोजोआ है, वो भी मेल की बॉडी में। दूसरी बात, हमारी बॉडी के अंदर सारे सेल्स ग्लूकोज से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना जानते हैं मेनली, ठीक है, पर स्पर्मेटोजोआ न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना जानता है फ्रक्टोज नाम की शुगर से। तो थोड़ी डिफरेंट बात हो गई। तो बॉडी उसको कभी कभार मान लेती है फॉरेन, ठीक है, और अगर फॉरेन मान लिया जाए किसी सेल को तो उसके ऊपर अटैक हो सकता है इम्यून सेल्स का, ठीक है। तो अब थोड़ी सी अजीब सी बात बताती हूँ। तो मान लो कि तुम कोई करप्टेड इंसान हो बहुत ही, और तुम कुछ करप्शन वाला काम कर रहे हो, ठीक है, धांधली कर रहे हो कुछ बड़ी वाली, है ना। अब अगर तुम्हारी होल्ड जो है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट में बहुत बड़ी पोस्ट पे है, तुम्हारे कोई गवर्नमेंट अधिकारी तुम्हारा बड़ा पहचान का है, तो तुम वो क्राइम करने में थोड़ा कम डरते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तुम्हें गवर्नमेंटल सपोर्ट मिल जाएगा शायद से, तो पुलिस वाले तुम्हारी हेल्प कर देंगे, है ना। सिर्फ एग्जाम्पल, आई डोंट गेट ऑफेंडेड। तो ये ऐसा होता है। अगर मैंने बोला कि यार कोई नॉर्मल आम इंसान है, वो अगर ऐसे कुछ धांधली कर रहा है फाइनेंशियल, ठीक है, तो एटीएम लूट रहा है, पैसे ले जा रहा है कहीं से, बाहर चला गया इंडिया के, समझ जाओ किसकी बात कर रहे हो। तो ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता, गवर्नमेंटल सपोर्ट हो तो ही कर सकता है ना। तो समवेयर वी कैन अंडरस्टैंड। तो ऐसे हमारी बॉडी में हमारी को प्रोटेक्ट करने वाले सेल्स कौन है? WBCs। WBCs हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। स्पर्मेटोजोआ एक फॉरेन टाइप का सेल दिखता है बॉडी को, तो कुछ WBCs उसके दोस्त बन जाए अगर तो क्या हो जाएगा? बाकी WBCs से लड़ लेंगे वो स्पर्म को बचाने के लिए, ऐसा है। तो इसीलिए कुछ इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस में। वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स क्या होते हैं? वो कोई और सेल्स नहीं है बल्कि कुछ WBCs ही हैं जो कि स्पर्मेटोजोआ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं अगेंस्ट WBCs इटसेल्फ। WBCs से ही बचा रहे हैं स्पर्म को WBCs। तो ये है इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स, ठीक है। आपको NCERT में इसका मेंशन कहीं नहीं मिलेगा डिस्क्रिप्शन के। इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स क्या होते हैं? इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स आर काइंड ऑफ सेल्स विच प्रोटेक्ट द स्पर्मेटोजोआ अगेंस्ट इम्यून अटैक, ठीक है। स्पर्म्स आर वेरी प्रोटेक्टेड। WBCs उनको हेल्प कर रहे हैं, कुछ एक जो कि लोकली टेस्टिस में सिचुएटेड हैं और जानते हैं कि ये कौन है, इसलिए ठीक है। तो ये हुआ इम्यूनो कॉम्पिटेंट वाली बात। नीट के लेवल पे जब मैं पढ़ाती हूँ तो ये सारी चीज़ों को बहुत ही इलैबोरेटिवली पढ़ा देती हूँ। अभी मेरा टारगेट NCERT बेस पढ़ाना है, ये नीट का लेवल ही है, ठीक है। बार बार दिमाग से ऐसा आता है कि नीट का लेवल बाहर का लेवल है, कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन NCERT लेवल ही नीट का लेवल है, प्लस थोड़ा सा एडवांस हमेशा नीट का लेवल होता है। तो द मेल सेक्स एक्सरे डक्ट, अब हमने ये भी डिटेलिंग पढ़ ली है लेकिन अपन इसको थ्योरी रीड करते हैं। द मेल सेक्स एक्सरे डक्ट्स इंक्लूड्स रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस, ठीक है। मैंने कहा था ना कि यूरेथ्रा नहीं लिखता है वो NCERT वाला, लेकिन होना तो चाहिए। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ से समझते हैं। हम ले रहे हैं ब्लू कलर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो कहीं भी नहीं है और मैं तुम लोगों को रफ बना के दिखा रही हूँ कुछ। ये सेमाइनल, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये स्पर्म्स बने यहाँ पर, सेमिनिफेरस ट्यूब में स्पर्म बने, ट्यूब्यूल में स्पर्म बन गए। जो स्पर्म बना रहा है वो तो एक्सरे नहीं हो सकता है ना, उसने तो फॉर्मेशन किया है क्योंकि, तो ये स्पर्म बन गए, ये फॉर्म हुए। अब ये स्पर्म्स जाएंगे कहाँ? तो मैं बोलूँगी क्या ये रेडी टेस्टिस में आने वाले? डेफिनेटली यस। तो अब रेडी टेस्टिस ने तो स्पर्म नहीं बनाए ना, तो ये तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, तो एक एक्सरे डक्ट हो गया। फिर कहाँ जाएंगे वो? वासा एफरेंशिया में जाएंगे। वहाँ से कहाँ जाएंगे? एपिडिडाइमस में जाएंगे। ये स्पर्म्स यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। इसके बाद कहाँ जाएंगे? इसके बाद में वो जाएंगे वास डिफरेंस में, ये भी ट्रांसपोर्ट करवा रही है उसको। तो जो डक्ट्स स्पर्मेटोजोआ के ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले कर रहे हैं, ना कि उसके फॉर्मेशन में,
उन डक्ट्स को हम बोल रहे हैं एक्सेसरी डक्ट। तो एक्सेसरी डक्ट कहां से कहां तक हो गई, तो आपको समझ में आया यहाँ पर, रेडी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंस, ये सब के सब एक्सेसरी डक्ट्स हैं जो कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म में हेल्प कर रही हैं और किसी भी चीज में हेल्प नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो अब इतना पैराग्राफ सबको समझ में आना चाहिए। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, अब हम यहाँ से द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन्स इनटू द वासा एफरेंशिया, है ना, ये देखा हमने, थ्रू रेडी टेस्टिस, मतलब पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेडी टेस्टिस, फिर वासा एफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमस, फिर वास डिफरेंस, सीक्वेंस याद रखना। The vasa efferentia leave the testes and opens into epididymis located along the posterior surface of the testes. ये anterior surface, ये posterior. The epididymis leads to vas deferens that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder. ठीक है, ये urinary bladder पे loop करती है जाके. It receives a duct. अब अपन यहाँ से वापस से diagrammatical देखेंगे। देखो डायग्राम समझने से क्या हो गया, आसान होगी चीज़ें आपके लिए। डायग्राम बना लिया तो समझते जाओ, इजी हो जाएगा। अब क्या हुआ, स्पर्मेटोजोआ ब्लू में बना रहे थे हम लोग, ये अभी टेस्टिस में एपिडिडाइमस को क्रॉस करते हुए वास डिफरेंस में आ गए थे। ये वास डिफरेंस ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, लूप करती है ब्लैडर के ऊपर। इधर से भी स्पर्म आ रहे हैं, स्पर्म आ रहे हैं, स्पर्म आ रहे हैं, इधर से भी आ गए, इधर तक स्पर्म आ गए। ठीक है, अभी स्पर्म्स प्रेजेंट है वास डिफरेंस में और ये लूप करके आई है ब्लैडर पे। इन स्पर्माटोजोआ कैरिंग डक्ट्स का फ्यूजन होके एक कॉमन स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, यहाँ पर ये इसमें एंटर कर रही है किस ग्लैंड की सिक्रेशन, इसमें एंटर कर रही है सेमाइनल वेसिकल नाम के ग्लैंड की सिक्रेशन, जो कि वन पेयर है। ये सिक्रेशन आ गई, ये स्पर्म थे, तो स्पर्म प्लस सेमाइनल वेसिकल सिक्रेशन, तो अब तो ये कुछ लिक्विफाइड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये सेमाइनल वेसिकल की सिक्रेशन और स्पर्म्स मिलकर एक लिक्विफाइड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सीमेन अभी कंप्लीट नहीं बोलेंगे अपन इसे। तो अब इसके आगे जब ये जाएंगे तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, तो बोलोगे यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल की सिक्रेशन भी है और स्पर्म भी है। तो इस हिस्से को हम बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट आती है और फिर ब्लैडर की डक्ट के साथ मिक्स हो जाती है। ये इजैक्यूलेटरी डक्ट पीछे से आ रही है, ये ब्लैडर की डक्ट है, ये मिक्स होकर कॉमन डक्ट बना दी। समझ आया, जस्ट पीछे है ब्लैडर की डक्ट, यूरेथ्रा, इजैक्यूलेटरी डक्ट मिक्स होके यूरिनोजेनिटल डक्ट, तो ये बन गई यूरिनोजेनिटल डक्ट। इस डक्ट को यूरेथ्रा भी बोलते हैं। इसको सराउंड करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो वापस से एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। तो सिक्रेशंस कैसे जा रही हैं आगे, ये समझ आना चाहिए आपको इसके थ्रू। देखो, it receives a duct from seminal vesicle and opens into urethra as the ejaculatory duct। ठीक है, कौन की बात हो रही है, वास डिफरेंस आ रही थी। then receives a duct from seminal vesicle and opens into urethra as the ejaculatory duct। यूरेथ्रा में जाके मर्ज होती है, तब इस डक्ट को क्या बोलते हैं, पर ejaculatory duct। the duct stores and transport the sperms from testes to the outside through the urethra। urethra मतलब कि common urinogenital duct। the urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to the external opening called as urethral meatus। कॉर्नर पे जो ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं urethral meatus। डायग्राम से समझ में आया आधी चीज। ठीक है, अब आती है बात एक्सटर्नल जेनिटेरिया की या पीनस की। ठीक है, देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ा, हमने नोट्स जब बनाए ना तो हमने क्या लिखा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन लिखा। ठीक है, ये पूरा लिख लिया। फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में हमने डक्ट्स लिखी, एक्सरी डक्ट वगैरह। तो डायग्राम में मैंने सब बना दिया आप लोगों को, पाथवे में ज़रूर लिखवा सकती हूँ आपको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, इसमें हम लिखते हैं डक्ट्स। इसलिए मैंने कहा आपको नोट्स में आपको बने बनाए दूंगी, बिकॉज क्लास में कुछ समझा देते हैं और कुछ लिखने में नहीं आता है, तो नोट्स बने बनाए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो डक्ट्स में बात कर रहे हैं पहले अपन, इसका पाथवे याद कर लेना। इसमें क्या आती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद में रेडी टेस्टिस से फिर स्पर्म्स आते हैं आपके वासा एफरेंशिया के पास में, फिर जाते हैं एपिडिडाइमस के पास में, फिर जाते हैं वास डिफरेंस के पास में। ठीक है, ये हमने लिखा। फिर वास डिफरेंस ऑन टू साइड्स
एसेंस ऊपर की तरफ रन कर रही है एंड लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, एंड मर्ज, फिर it receives a duct from seminal vesicles, ठीक है, and turns into ejaculatory duct. फिर ejaculatory duct combines with urethra, ठीक है, to form common urinogenital duct, या इसको हम यूरेथ्रा भी बोलते हैं। duct, ठीक है, called as urethra itself। ठीक है, urethra opens to the exterior by urethral meatus, ठीक है, इतना समझ आया। चलिए अब हमने ग्लैंड्स देख लिए, अब हम ग्लैंड्स पे आते हैं, स्पेशली ग्लैंड्स को देखेंगे, लेकिन पीनस पहले पढ़ लेते हैं। कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है या एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो हमने बोला था वो, तो ये देखिए, द पीनस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ पीनस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। अभी यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी है मैंने थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए पीनस का एक स्पेशली अलग डायग्राम लिया है। देखिए ये है डायग्राम पीनस का, स्पेशली हम क्या बोल रहे हैं कि पीनस जो है वो बना हुआ है कुछ इरेक्टाइल टिश्यूज से, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या समझना है बच्चों, ये एक आपको कॉर्ड दिख रही है और एक कॉर्ड आपको ये दिख रही है नीचे की तरफ, ठीक है, और एक कॉर्ड जस्ट साइड में होगी, मतलब कि दो कॉर्ड्स ऊपर है और एक कॉर्ड नीचे है। ऐसे समझा सकती हूँ मैं, ऐसे मानिए कि ये दो कॉर्ड्स ऊपर है, ठीक है, ये दोनों कॉर्ड्स पैरेलल चल रही हैं, ये ऊपर है और एक कॉर्ड नीचे, तीन कॉर्ड्स मिलाकर बनता है पीनस का स्ट्रक्चर। ऊपर की जो दो कॉर्ड्स हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वी विल बी सेइंग इट एज कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पस कैवर्नोसम या कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और नीचे की जो एक डक्ट होती है, नीचे की जो कॉर्ड होती है उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, ठीक है। पूरे के पूरे पीनस में ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होगा टू फैसिलिटेट इरेक्शन, ठीक है। तो ये इरेक्शन की जो प्रोसेस है इट विल बी टेकिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के इन्फ्लुएंस में इरेक्शन की प्रोसेस होगी। और ब्लड वेसल सप्लाई जो है वो पूरे के पूरे पीनस में बहुत सारा प्रेजेंट है। तो जब हम इसका सेक्शनल व्यू लेते हैं, जैसे कि हमने सेक्शनल व्यू अभी लिया है आज तक जितनी भी चीजों का सेक्शनल व्यू अगर हमने पीनस का लिया तो हमें क्या मालूम पड़ेगा कि इसमें दो इरेक्टाइल टिश्यूज के पूरे पूरे कॉर्ड रन कर रहे हैं। एक इरेक्टाइल टिश्यू का कॉर्ड ये है, एक इरेक्टाइल टिश्यू कॉर्ड ये है, ये दोनों को कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और एक इरेक्टाइल टिश्यू कॉर्ड नीचे की तरफ था, यह है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। तो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम के अंदर यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है, मतलब कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम के अंदर यूरेथ्रा रन कर रही है, ठीक है, ओके। और ब्लड वेसल सप्लाई देखो कितने सारी है, डोर्सल ब्लड वेसल्स, अंदर अंदर तक ब्लड वेसल्स आ रही है, सेंट्रल आर्टरी, ठीक है। सो देयर आर सो मच ब्लड वेसल्स रनिंग इनसाइड दीज इरेक्टाइल टिश्यूज टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ इरेक्शन, बिकॉज ऑफ विच the semen can be transferred inside the female reproductive tract, ठीक है। फिर हमने पीनस की जो स्ट्रक्चर देखी उसमें क्या देखा, दो कॉर्ड्स आगे कॉर्पोरा कैवर्नोसम, पीछे एक कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, उसमें यूरेथ्रा रन कर रहे हैं, और नीचे आके वो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम वाली एनलार्ज हो जाती है पीछे वाली, और इस एनलार्ज वाले को हम बोलते हैं ग्लैंस पीनस। तो ये ग्लैंस पीनस है, और ग्लैंस पीनस को कवर करती हुई लूज फोल्ड ऑफ स्किन हमने देखी थी, फोर स्किन जिसे हम प्रिप्यूस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई। फिर आती है बात ग्लैंड्स की। तब ग्लैंड्स क्या है, ठीक है, तो देखो 3 ग्लैंड्स के डिफरेंट टाइप्स हमने देखे, है ना। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स,
देखो बच्चों एनसीईआरटी बेस तो इतना ही दे रखा है, बहुत नीट के लेवल पे जाके पढ़ेंगे तो डिटेल हो जाएगा काफ़ी, तो अपन ये सब सिंपली देखते हैं। तो हमारे पास में एक ग्लैंड होता है सेमाइनल वेसिकल, फिर भी थोड़ा सा मैं तो इलाबोरेट करके बता रही हूँ तुमको। 1 पेयर होता है ये। इसकी सिक्रेशन को अपन क्या बोलते हैं? सेमाइनल वेसिकल की सिक्रेशन को, सेमाइनल वेसिकल की सिक्रेशन में मेनली क्या होता है ये देखते हैं। तो इसमें मेनली होता है फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज जो है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को, न्यूट्रिशन टू स्पर्म्स, ठीक है, मतलब इसी से एनर्जी डिराइव करेंगे वो। इसके अलावा एक्सरी ग्लैंड सेमाइनल वेसिकल के अंदर जो है उसकी सिक्रेशन एक और होती है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं? तो जैसे कि सीमेन जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज हो गया वेजाइनल कैविटी में, तो वेजाइनल कैनॉल के बाद आता है सर्विक्स, बहुत टाइट मसल्स होती है वहां पे। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है फीमेल की बॉडी में। तो फीमेल की बॉडी में जब ये रिलीज हो जाएगा इनसाइड द वेजाइनल ट्रैक्ट, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण से फीमेल के सर्विक्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होंगे, और ये कॉन्ट्रैक्शंस यूट्रस तक भी जा सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा कि ये जो सीमेन है ये जहां पर रिलीज हो गया है, ये कॉन्ट्रैक्शंस के कारण से थोड़ा सा ऊपर की तरफ एसेंट कर पाएगा, ऊपर जा पाएगा, सर्विक्स में पहुंच पाएगा, फिर पहुंच पाएगा फीमेल के यूट्रस की कैविटी में, फिर पहुंच पाएगा ऊपर फैलोपियन ट्यूब साइड पे जहां पर एग सेल इसको मिल सकता है, ठीक है। तो इस कारण से प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इनसाइड फीमेल सर्विक्स, सॉरी अपन सिंपली लिखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ताकि सब काउंट हो जाए, सर्विक्स भी यूट्रस भी, ठीक है, ताकि स्पर्म्स वहाँ पर लिबरेट हो सके कॉन्ट्रैक्शन से। फिर क्या? फिर आता है 1 पेयर के बाद में 1 सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड, अनपेयर्ड। प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रेशन जो होती है वो रिच होती है कैल्शियम आयंस में। इसके कारण से सीमेन जो है उसका कलर होता है मिल्की वाइट, तो ये मिल्की वाइट अपीयरेंस देता है सीमेन को, ठीक है। तो कैल्शियम आयंस, इसके अलावा और भी कई सारे एंजाइम्स होते हैं इसमें, जैसे कि प्रोफाइब्रिनोलाइसिन नाम का एक एंजाइम होता है। ये प्रोफाइब्रिनोलाइसिन क्या करता है? तो जैसे ही सीमेन जो है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चला गया वेजाइना में, तो सीमेन जाके लिक्विफाइड स्टेट में नहीं रहेगा, वहां पे जाके वो क्लॉट बन जाएगा, ठीक है। उसका थक्का जम जाना चाहिए, क्लॉट बन जाएगा। क्लॉट क्यों बन जाएगा? क्लॉट इसलिए बन जाएगा ताकि वो वहां पर थोड़ा टेम्परेरी टाइम तक रह सके, ठीक है, सो दैट स्पर्म्स लिबरेट हो सके और वो वहां पर पहुंच सके, एसेंट हो सके, ओके। सो क्लॉट बन जाएगा, तो वो क्लॉट को डिसॉल्व करना पड़ेगा ना, जैसे जैसे ये स्पर्म्स एसेंट हो रहे हैं तो क्लॉट ऊपर ऊपर जाएगा, तो डिसॉल्व होना चाहिए वो, ताकि स्पर्म्स फ्री हो जाए और वो मोटाइल हो सके। जब मोटाइल होंगे तभी तो वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाएंगे। तो प्रोफाइब्रिनोलाइसिन नाम का जो एंजाइम है ये क्या करता है? डिसॉल्व करता है उस क्लॉट को, डिसॉल्व्स सीमेन क्लॉट इनसाइड फीमेल ट्रैक्ट। क्लॉट क्यों बन गया? वो वहां पर क्या था ऐसा? तो सीमेन जो होता है उसका सिक्रेशन एल्कलाइन है, ठीक है, और वेजाइनल पीएच होता है एसिडिक, तो एसिडिक पीएच में सीमेन क्लॉट बन जाता है, इसीलिए जाके सीमेन वहां पर क्लॉट हो गया, ठीक है, और फिर उसको इन एंजाइमेटिक हेल्प से उसको वापस डिसोल्यूशन होगा। 1 प्रोस्टेट ने ऐसा किया, और आयंस भी होंगे कई सारे यहाँ पर, अदर आयंस, सम और थिंग्स, मेन लिख दिया अपन ने। फिर आता है काउपर्स ग्लैंड जो कि 1 पेयर है, 1 पेयर। काउपर्स ग्लैंड क्या करता है? काउपर्स ग्लैंड सिक्रेट करता है सिर्फ और सिर्फ म्यूकस, ठीक है, वो उसका फंक्शन क्या है? लुब्रिकेट वेजाइनल कैविटी ठीक है, टू फैसिलिटेट कॉपुलेशन। कॉपुलेशन इज द एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो कॉपुलेशन को फैसिलिटेट करने के लिए ये म्यूकस रिलीज करते हैं। तो ये सारे के सारे ग्लैंड्स की सिक्रेशन हुई और ये सब मिलकर बनाते हैं कलेक्टिवली सेमाइनल प्लाज्मा। 3 हमने ग्लैंड्स देखे।
क्या क्या ग्लैंड्स थे देखो, एक तो ये था हमारे पास में, एक हमने ये देखा और एक हमने ये देखा। मैंने सबके आसपास ऐसे कर दिया सर्कल ताकि मिक्सअप हो रही थी चीज़ें, तो बेटर तरीके से नोट्स बना पाओगे। अच्छा अब ये सब है, सो हम यहाँ पर एक टर्म लिखते हैं सीमेन। क्या होता है? सो सीमेन इज इक्वल्स टू सेमाइनल प्लाज्मा, मतलब secretion of all three types of glands plus sperms। ये secretion और sperms को मिलाकर साथ में कहते हैं semen। ठीक है, तो यहाँ देख लो ये the male axillary glands includes paired seminal vesicles, prostate and paired bulbourethral glands. Secretions of these glands constitute the seminal plasma, which is rich in fructose, calcium and certain enzymes. The secretion of bulbourethral glands also helps in lubrication of the penis as well as the vaginal cavity। दोनों का lubrication वो facilitate करेगा। अपन यहाँ पर लिख दो, वरना NCERT के हिसाब से नहीं चलें तो कभी कभी wrong हो जाती हैं चीज़ें। lubricate vaginal cavity की जगह अपन लिखते हैं lubricate penis to facilitate copulation। ठीक है, okay, so this is all about the male reproductive system as per given in NCERT and also we have discussed something extra। ठीक है, तो इस क्लास में यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस चैनल। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, please subscribe and follow for more such informative lectures, and I'm teaching in detail completely, so don't forget to share this with all of your friends. Thank you so much for watching the lecture. Have a nice day.